कहानी की शुरुआत होती है कॉर्पी नाम के एक बूढ़े आदमी से, जो एक समय पर फिनलैंड का सबसे खतरनाक कमांडो हुआ करता था। और जब रशियन सोल्जर्स ने उसके परिवार को जान से मार दिया था, उसके बाद उसने बदले की आग में 300 रशियन सोल्जर्स को अकेले ही जान से मार दिया, जिसकी वजह से रशियन और बाकी सोल्जर्स उसके नाम से थर-थर कांपा करते थे। इवन कॉर्पी के बारे में कहा जाता था कि वो अमर है, उसे किसी तरह से नहीं मारा जा सकता, और अगर उसे मरने के लिए छोड़ भी दिया जाए तो भी वो किसी न किसी तरह से जिंदा बच जाएगा और बाद में अपने दुश्मनों को जाके मौत की नींद सुला देगा। मगर रोज के खून खराबे से तंग आके अब कॉर्पी ने अपना घर जंगल के किनारे बना लिया था, जहाँ वो अपने घोड़े और अपने कुत्ते के साथ रहता था। अभी एक दिन जब वो पास की एक नदी के पास जाता है तो उसे नदी में छोटे छोटे सोने के टुकड़े दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर कॉर्पी को समझने में देर नहीं लगती कि यहीं आसपास काफी सारा सोना है। इसीलिए वो बिना समय गवाए नदी के आसपास के एरिया में खुदाई करना शुरू करता है, जिससे जल्दी ही उसे जमीन के नीचे बहुत सारा सोना मिल गया था। उस सोने को देखकर तो कॉर्पी की आंखें चमक उठी थीं। वो जानता था कि अब वो काफी अमीर हो जाएगा और उसे इतनी गरीबी में अपना गुजारा नहीं करना पड़ेगा। खैर, अभी वो सारे सोने को अपने साथ अपने घर में ले आता है और पूरी रात उसके पास बंदूक लेके उस सोने की हिफाजत करता है। पर किससे? असल में ये समय 1944 का था, जब वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद नाजी सेना को फिनलैंड छोड़कर उनके शहर में वापस आने का ऑर्डर दिया जाता है। जिस ऑर्डर को फॉलो करते हुए सोल्जर्स वापस जा तो रहे थे, मगर वो लोग रास्ते में आने वाले हर एक गांव को बर्बाद करते हुए जा रहे थे। और कॉर्पी को डर था कि कहीं उसके सोने के बाद रात में अचानक नाजी उसके घर में हमला न कर दें। पर किस्मत से ऐसा कुछ नहीं होता और अगली सुबह कॉर्पी जल्दी तैयार होकर सारा सोना अपने घोड़े पर लादता है और अपने कुत्ते के साथ धीरे धीरे दूसरे शहर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। तब रास्ते में उसे नाजी सोल्जर की एक टुकड़ी दिखाई देती है, जिसका बेरहम जनरल ब्रूनो कॉर्पी को आता हुआ देखकर रुक गया। पर कॉर्पी तो उससे बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि कॉर्पी खुद ही इतना खतरनाक था कि जब तक वो जगा हुआ है तब तक उससे कोई उस सोने को नहीं छीन सकता। ब्रूनो खुद एक टैंक में बैठा हुआ था और उसके पीछे उसके साथियों की कुछ गाड़ियां और ट्रक थे, जिनमें से एक ट्रक में ब्रूनो के साथियों ने फिनलैंड के कई सारी औरतों को अगवा करके रखा हुआ था, जो रोज उन सोल्जर्स की हवस का शिकार बनती थी। अभी वोल्फ नाम का एक नाजी सैनिक एक लड़की के साथ जबरदस्ती करके आता है और टैंक के ऊपर चढ़ के कॉर्पी पे निशाना लगा के खड़ा हो जाता है। मगर ब्रूनो ने वोल्फ से कॉर्पी को शूट करने से मना कर दिया था। इसका कारण ये नहीं था कि ब्रूनो, बल्कि इसका कारण ये था कि थोड़ी दूर पीछे ही ब्रूनो के कुछ सोल्जर्स अपनी गाड़ी लेके और आ रहे थे, जो कॉर्पी को वैसे ही जान से मार देते। इस पर वोल्फ भी अपनी बंदूक नीचे करके चुपचाप बैठ जाता है और वहीं कॉर्पी को आगे जाते हुए खंबे से लटकी कई लोगों की लाशें दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर कॉर्पी बिल्कुल भी नहीं घबराता, क्योंकि वो जानता था कि जंग के दौरान ऐसे मंजर एकदम आम बात है। अब थोड़ी सी दूर जाते ही कॉर्पी को ब्रूनो के 4 नाजी सैनिक अपनी छोटी लोडर कार के साथ दिखाई देते हैं, जो कॉर्पी को घोड़े से उतारने को कहते हैं। और कॉर्पी भी बड़े आराम से घोड़े से नीचे उतर गया, जिसके बाद वो सैनिक कॉर्पी के बैग की तलाशी लेते हैं, जिसमें उन्हें काफी सारा सोना दिखाई दिया, जो देखकर वो खुश होते हुए कॉर्पी को मार के सोने को अपने पास रखने का फैसला करते हैं। पर ऐसी सिचुएशन में भी कॉर्पी एकदम शांति से पहले तो अपने कुत्ते के पास जाके उसे भागने को कहता है, जिसके भागते समय सैनिक कई बार उस पर गोली भी चलाता है, मगर एक भी गोली कॉर्पी के कुत्ते को नहीं लगती। तब दूसरा सैनिक पहले तो कॉर्पी को बूढ़ा बोलते हुए उसका मजाक बनाता है, जिसके अगले पल वो उसको शूट करके खत्म करने ही वाला था। पर उससे पहले ही कॉर्पी बिजली की रफ्तार से अपने पास मौजूद एक खंजर को सैनिक के सर के आर पार कर देता है, जो देखकर तो बाकी सैनिक पूरी तरह से हिल गए थे। उसके बावजूद वो कॉर्पी को मारने की कोशिश करते हैं, जिस दौरान पहले तो कॉर्पी एक सैनिक के पेट पे कई बार वार करके उसको मौत की नींद सुलाता है और फिर वो दूसरे सैनिक को हेलमेट से पीट पीट कर खत्म कर देता है। जिसके बाद जब तीसरा सैनिक कॉर्पी को पीछे से पकड़कर मारने की कोशिश करता है तो कॉर्पी उसके हाथ को मोड़ते हुए उससे बंदूक छीनता है और उसे भी शूट करके खत्म कर देता है। अभी इन गोलियों की आवाज जब दूर से ब्रूनो और उसके साथी सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके बाकी साथियों ने कॉर्पी को जान से मार दिया है। इससे वो काफी खुश होते हुए अपने उन साथियों के पास आते हैं, जहाँ ब्रूनो को उसके साथियों की लाशें दिखाई दी, जिन्हें देखकर तो वो खुद भी हैरान हो गया था। पर अब तक कॉर्पी वहां से जा चुका था, लेकिन अब ब्रूनो अपने साथियों की मौत का बदला लेना चाहता था। साथ ही अभी उसे अपने एक मरे हुए साथी के पास सोने का एक टुकड़ा भी मिलता है, जो उसने कॉर्पी के सोने में से अपने पास रख लिया था। उसे देखकर ब्रूनो को समझ आ गया था कि कॉर्पी के पास काफी सारा सोना है, इसलिए वो अपनी दूरबीन से आसपास नजर घुमाकर कॉर्पी को देखने की कोशिश करता है और जल्दी ही उसे पता चल जाता है कि कॉर्पी कौन सी दिशा में गया है। इसलिए वो तुरंत ही उसका पीछा करते हुए जल्दी से उसके पास पहुंचता है और अपने टैंक से कॉर्पी की तरफ अंधाधुंध
गोलीबारी करता है, मगर कॉर्पी अभी भी नहीं डर रहा था। वो भी अपने घोड़े की रफ्तार को तेज करता है और टैंक की गोलियों से बचते हुए आगे निकल जाता है। मगर उसे आगे बढ़ता हुआ देखकर ब्रूनो तो खुश हो रहा था। असल में उसने थोड़ा सा और आगे काफी सारी माइंस बिछाई हुई थी और उसे पता था कि कॉर्पी का घोड़ा किसी न किसी माइन पर पैर रखकर मारा जाएगा, जिसके बाद ब्रूनो के लिए कॉर्पी से सोना लेना काफी आसान हो जाएगा। अब सच में होता भी ऐसा ही है और कॉर्पी के घोड़े के एक माइन पे पैर रखते के साथ ही उसके शरीर के छितड़े उड़ जाते हैं। उस दौरान ब्रूनो को लगता है कि इस धमाके में कॉर्पी भी मारा गया, मगर ऐसा नहीं होता। कॉर्पी की जान बच जाती है, लेकिन वो काफी घायल हो गया था और अपने घोड़े की मौत से काफी दुखी भी था। खैर, अब जैसा कि धमाके के कारण उसका सारा सोना इधर उधर गिर चुका था, इसलिए वो जल्दी से अपने सारे सोने को अपने बैग में वापस से जमा करने लगता है। जिस वक्त तक ब्रूनो और उसके साथ ही कॉर्पी के एकदम सामने आ गए थे, लेकिन ब्रूनो ने किसी को भी गोली चलाने से मना कर दिया था ताकि ब्रूनो खुद ही सारा सोना जमा कर ले और उन्हें माइंस के बीच में जाने की जरूरत न पड़े। अब जैसे ही कॉर्पी अपने सारे सोने को जमा करता है तो ब्रूनो अपने साथियों से उसको शूट करने को कहता है, लेकिन कॉर्पी को पता था कि आगे ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए वो सोने को उठाने का नाटक करते हुए एक पत्थर को उठाता है और पास में दिख रही एक माइन के ऊपर फेंक देता है। इससे उस माइन में काफी बड़ा धमाका हो गया था, जिससे चारों तरफ धूल और धुआं छा गया और कॉर्पी का प्लान यही था कि वो धुएं का सहारा लेके छुप जाएगा। तब ब्रूनो के साथ ही धुएं में अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। असल में कॉर्पी के पास मौजूद उसने एक प्लेट को ढाल बना लिया था, जिसकी मदद से वो सभी गोलियों से बच जाता है। पर ब्रूनो लग रहा था कि शायद उन्होंने कॉर्पी को जान से मार दिया, इसीलिए वो अपने एक साथी से माइंस के बीच में जाके कॉर्पी की लाश के पास से सोने लाने को कहते हैं। मगर आगे बढ़ते हुए उस सैनिक के सर पे धुएं के बीच से एक माइन आके लगती है और उस सैनिक के परखच्चे उड़ गए। ये देखकर तो ब्रूनो और उसके साथी हैरान रह गए थे। इतने सालों में उन्होंने ऐसा नजारा आज तक नहीं देखा था। खैर, अभी ब्रूनो अपने दो और सैनिकों को अलग अलग दिशा से आगे जाने को कहता है, पर वो दोनों भी अलग अलग माइंस पर कदम रखते हैं और मारे जाते हैं। लेकिन ब्रूनो किसी भी हाल में उस सोने को हासिल करना चाहता था। तभी सामने से धूल और धुआं हट जाने पर उसे पता चलता है कि कॉर्पी तो वहाँ से जा चुका है। ये देखकर तो ब्रूनो का दिमाग खराब हो गया और जैसा कि वो किसी भी हाल में उस सोने को पाना चाहता था, इसीलिए वो अपनी पकड़ी गई दो औरतों को वॉल्व से बाहर लाने को कहता है और खुद टैंक में बैठकर उन दोनों औरतों से टैंक के आगे आगे माइंस के बीच में चलने को कहता है, ताकि अगर उनके रास्ते में कोई माइन आए भी तब भी औरतों के मरने से वो लोग बच जाएं। इसी दौरान ब्रूनो की नजर कॉर्पी के आर्मी टैंक पे पड़ती है, जो वहीं पर गिर गया था और जैसा कि आर्मी टैंक पर कॉर्पी का नाम लिखा हुआ था, इसलिए ब्रूनो उसके बारे में टैंक में जाने के बाद अपने ऑफिसर से पूछता है। जिस दौरान कॉर्पी का नाम सुनकर ब्रूनो का ऑफिसर इस बात से हैरान रह गया था कि कॉर्पी के ऊपर ब्रूनो ने हमला करने की कोशिश करी और ब्रूनो जिंदा बच गया, क्योंकि कॉर्पी इतना खतरनाक आदमी है कि उसका सामना करने वाला इंसान कभी भी जिंदा नहीं बचता। ये सुनकर तो ब्रूनो भी हैरान रह गया था और अभी उसका ऑफिसर उससे कहता है कि हमें अपने साथियों के साथ जितना जल्दी हो जाए वापस चलना चाहिए और कॉर्पी का पीछा करने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब से कॉर्पी के परिवार को रशियन ऑफिसर्स ने जान से मार दिया है तब से कॉर्पी खूंखार हो गया है, जिसने अपने ऑफिसर्स तक की बातों को सुनना बंद कर दिया था। और अगर अभी भी उसके सामने कोई रशियन सोल्जर आता है तो वो उसको बहुत ही बेरहमी से जान से मार देता है। मगर ब्रूनो भी अपने ऑफिसर की बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता। वो कॉर्पी के पास मौजूद सोने को हासिल करके अपनी सजा को माफ करवाना चाहता था, जो उन्हें युद्ध हारने के कारण दी जाने वाली थी। इसीलिए वो अभी भी आगे बढ़ता रहता है। इधर अब तक कॉर्पी घायल हालत में चलते हुए एक जले हुए ट्रक के पास पहुंच जाता है, जहां वो थोड़ी देर आराम करने के लिए रुक गया था। कुछ गोलियां सचमुच उसके लग गई थी, जिनके छर्रों को वो अपने शरीर से निकालता है और घाव पे थोड़ी सी मिट्टी लगाकर वहीं आराम करने लगता है। इतने में उसका कुत्ता भी उसके पास आ गया था, जिसे कॉर्पी फिर से उससे दूर जाने को कहता है और कुत्ता थोड़ा सा दूर जाके कॉर्पी को दूर से देखने लगता है। बहुत ज्यादा घायल और थका होने के कारण अब तक कॉर्पी की आंख लग गई थी, जिसके थोड़ी देर बाद उसकी आंख ब्रूनो और उसके साथियों की गाड़ी की आवाज से खुलती है, जो अब कॉर्पी को ढूंढने के लिए शिकारी कुत्तों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये देखकर सबसे पहले तो कॉर्पी उसी जले हुए ट्रक के नीचे छुप जाता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वैसे ही वो ब्रूनो के चलते हुए ट्रक के नीचे जाके उसके तेल के पाइप को काट देता है, जिससे उसके ऊपर बहुत सारा तेल गिर गया था और अब कुत्तों को उसकी महक नहीं आने वाली थी। अभी ब्रूनो और उसके साथियों को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कॉर्पी को कहां पर ढूंढेंगे। वो वहीं खड़े होकर इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी कॉर्पी मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि ब्रूनो के कुत्तों में से एक की नजर उसके ऊपर पड़ गई थी, जो जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है और ब्रूनो चिल्लाकर अपने साथियों से कॉर्पी को शूट करने को कहता है। अभी ब्रूनो भी अपने साथियों के साथ
कॉर्पी पे अंधाधुंध गोलियां चला रहा था। उस दौरान कॉर्पी के पैर में एक गोली लग जाती है और वो तुरंत ही एक पत्थर के पीछे छुप गया। तब ब्रूनो ने अपने कुत्तों को कॉर्पी पे हमला करने के लिए छोड़ दिया था, पर किस्मत से पास में एक झील मौजूद थी, जिसे देखकर कॉर्पी कुछ सोचते हुए अपने पास मौजूद एक माचिस की तिल्ली से खुद को आग लगाता है और उस झील में कूद जाता है। तब ब्रूनो के साथ ही काफी देर तक पानी में भी गोलियां चलाते हैं, जिस दौरान उन्हें पानी में खून दिखाई देता है, जिसे देखकर ब्रूनो के साथियों को लगने लग गया था कि अब तो कॉर्पी मर गया होगा। इसीलिए ब्रूनो अपने 3 सैनिकों को बोट से पानी में जाने को कहता है, जहां जाके जैसे ही एक सैनिक पानी के अंदर छलांग मारता है, वैसे ही नीचे कॉर्पी जो अभी भी जिंदा था वो अपने खंजर से उसे बुरी तरह से मार देता है, जिससे ब्रूनो और उसके साथियों को ऊपर काफी सारा खून झील में दिखाई देने लगा था, जिसे देखकर ब्रूनो और उसके बाकी बंदों को समझ आ गया था कि कॉर्पी अभी भी जिंदा है और उसने उस सैनिक को जान से मार दिया। तब ब्रूनो दूसरे सैनिक को भी नीचे जाने को कहता है, लेकिन कॉर्पी उसका भी वही हश्र करता है जो उसने पहले वाले सैनिक का किया था। ये देखकर तो तीसरे सैनिक की फट के 4 से 64 हो गई थी और वो ब्रूनो को ऑर्डर सुने बिना ही बोट को किनारे की तरफ लेके जाने लगा था। ये देखकर वोल्फ गुस्से में उस सैनिक को शूट करके खत्म कर देता है। तभी कॉर्पी खुद भी उसी तीसरे सैनिक की डेड बॉडी के पास आ गया और उसे अपने कंधे पर टांग कर भागता हुआ आगे बढ़ने लगा। इससे ब्रूनो के साथ ही जो गोलियां उस पर चला रहे थे, कॉर्पी उनसे बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। इससे ब्रूनो और उसके साथियों को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेंगे और कॉर्पी को कैसे पकड़ा जाएगा। तभी ब्रूनो की नजर कॉर्पी के कुत्ते पर पड़ती है, जो झील के किनारे आके रोना शुरू कर देता है, क्योंकि वो झील में तैरकर कॉर्पी के पास नहीं जा सकता था। उसे देखकर ब्रूनो समझ जाता है कि कॉर्पी का कुत्ता उन्हें कॉर्पी तक पहुंचा सकता है, इसलिए वो उसको अपने पास रखकर उसके सहारे ही आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इधर कॉर्पी को चलते चलते रात हो गई थी और अभी वो एक टाउन के पास पहुंचता है, जिसे नाजियों ने बर्बाद करके जला दिया था और वो अभी भी जल रहा था। उसे देखकर कॉर्पी को काफी बुरा लगा, पर फिलहाल वो आराम करने के लिए गैस स्टेशन में जाके लेट गया और उसके थोड़ी देर बाद ही कॉर्पी को अपने कुत्ते की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो बाहर उसे ढूंढने के लिए गया और कुछ ही देर में उसका कुत्ता भागते हुए उसके पास आ जाता है, जिसके शरीर से ब्रूनो ने एक डायनामाइट को बांध दिया था, जो जल्दी ही फटने वाला था। ये देखकर कॉर्पी जल्दी से उस डायनामाइट को कुत्ते के शरीर से हटाकर दूर फेंकता है और वो डायनामाइट हवा में ही फट गया, जिसके धमाके की चपेट में आके कॉर्पी खुद भी दूर जाके गिरता है। इससे अब कॉर्पी इतना ज्यादा घायल हो गया था कि उससे खड़ा तक नहीं हुआ जाता। उतने में ही वहाँ ब्रूनो और उसके साथी भी आ गए थे, जो ज्यादा दूर नहीं थे और उन्हें पता था कि कॉर्पी वहीं पर आराम करने के लिए रुका होगा। और अब फिलहाल ब्रूनो ने कॉर्पी को पकड़ लिया था, जिसके बाद उसने एक रस्सी से पास के खंबे पर कॉर्पी को फांसी पे लटका दिया। इससे ब्रूनो को लग रहा था कि कॉर्पी किसी भी हाल में अपनी जान को नहीं बचा सकता। तभी कॉर्पी की आंखें बंद हो जाती हैं, जो देखकर ब्रूनो के साथ मौजूद सोल्जर अपनी अपनी टोपी निकालते हैं, क्योंकि बेशक से कॉर्पी उनका दुश्मन ही क्यों ना हो, पर वो अकेले होके भी नहीं डरा और उनसे आखिरी सांस तक लड़ता रहा। इसलिए ये उसकी आत्मा को रिस्पेक्ट करने का एक तरीका था। अब कॉर्पी के पास से उसका सारा सोना लेके ब्रूनो एक सोने का टुकड़ा उसकी जेब में भी डाल देता है और वहाँ से वोल्फ और अपने बाकी साथियों के साथ निकल गया। पर किस्मत से अभी कॉर्पी मरा नहीं था और बस मरने का नाटक कर रहा था। वो लोगों के दूर जाते ही अपने पैर को खंबे पे मौजूद कील पे रखता है, लेकिन बार बार उसका पैर फिसल रहा था। पर अपनी जान बचाने के लिए कॉर्पी खंबे पे ही मौजूद एक सरिये पे अपने पैर को टिकाता है, जिससे उसे थोड़ी सी राहत तो मिली थी, मगर उसका पैर उस सरिये से उस जगह पे टच हो रहा था जहाँ उसके पैर पे गोली लगी थी, जिससे उसके पैर में काफी दर्द हो रहा था। मगर इसके बावजूद वो इसी तरह से पूरी रात लटका रहता है और अब अगली सुबह कॉर्पी के ऊपर से एक प्लेन गुजरता है, जिसकी हवा से खंबा टूट गया था और कॉर्पी जमीन पर आ गिरा। तब उसका कुत्ता भागते हुए उसके पास आता है और उतने में ही वो प्लेन भी उसके पास में ही लैंड कर गया था, जिसमें 2 नाजी सैनिक मौजूद थे और वो लोग कॉर्पी की हालत को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि इतना घायल होने के बाद और फांसी पे लटकाए जाने के बाद भी उसकी जान नहीं गई थी। तब एक नाजी सैनिक अपनी बंदूक निकालकर कॉर्पी को खत्म करने का फैसला करता है, मगर कॉर्पी अपनी जान बचाने के लिए उसके पैर पे हमला कर देता है, जिससे डिसबैलेंस होकर उस सैनिक का सर एक पत्थर से टकरा गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और इसके बाद कॉर्पी पास मौजूद एक ईंट को उठाकर दूसरे सैनिक के सर पे मारता है, जिससे उसकी भी मौत हो गई थी। अब इसके बाद कॉर्पी अपने पास मौजूद उसी छोटे से सोने के टुकड़े को देखकर काफी दुखी हो रहा था, जो टुकड़ा पिछली रात ब्रूनो उसकी जेब में डालकर चला गया था। कॉर्पी को वो सोना किसी भी हाल में चाहिए था, पर अब तक तो ब्रूनो अपने साथियों के साथ ना जाने कितना दूर चला गया होगा। कॉर्पी के मन में ये ख्याल आ ही रहा था, पर तभी उसकी नजर पास मौजूद उसी नाजी प्लेन पर पड़ती है, जिससे वही 2 सैनिक आए थे। उसी प्लेन से ब्रूनो तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सकता था, लेकिन निकलने से पहले कॉर्पी अपने घावों से गोलियां निकालता है और उन्हें सिलने के बाद पेट्रोल से धो लेता है, ताकि
उनमें इन्फेक्शन न फैले। जिसके बाद वो उसी प्लेन को लेके ब्रूनो की दिशा की तरफ जाने लगा। इधर ब्रूनो अपने साथियों के साथ उस लोकेशन पे जा रहा था जहां एक प्लेन उनका वेट कर रहा था, पर तभी रास्ते में उसको एक नाजी प्लेन क्रैश पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसमें मौजूद नाजी आदमी के गले में वही रस्सी थी जिससे पिछली रात ब्रूनो ने कॉर्पी को फांसी पे लटकाया था। उसको देखकर तो ब्रूनो की सांस अटक गई। उसे ये तो समझ आ गया था कि कॉर्पी अभी भी जिंदा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। वो तुरंत ही अपने साथियों से तेजी से आगे बढ़ने को कहता है। तब पीछे वाले ट्रक में मौजूद एक सोल्जर कॉर्पी के बारे में बात करने लगा, जो सुनकर उनके पास में मौजूद उनकी अगवा करी गई औरत बताती है कि अगर कॉर्पी तुम्हारे पीछे पड़ा है तो तुम कितना ही भाग लो, वो तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। यमराज भी तुम्हें उससे नहीं बचा सकते, इसलिए बस अब अपनी मौत का इंतजार करो। तभी अचानक ट्रक में मौजूद एक सोल्जर की गर्दन पे कॉर्पी हमला करके उसे जान से मार देता है। और जब दूसरा सोल्जर बाहर झांक कर देखता है तो कॉर्पी उसे भी ट्रक से नीचे फेंक देता है, जिससे वो सोल्जर टैंक के सामने आके मारा गया था और इस बारे में किसी को पता भी नहीं चला कि कॉर्पी उनके ट्रक पे चढ़ गया है। खैर अभी कॉर्पी उस लड़कियों वाले ट्रक में आ गया था, जहां मौजूद औरतों को देखकर वो समझ जाता है कि ब्रूनो और उसके साथियों दरिंदों की तरह उन औरतों के साथ काफी गलत हरकतें करते हैं। इसलिए वो अपने पास मौजूद राइफल्स उन औरतों को दे देता है और उस ट्रक के ड्राइवर के सिर में खंजर घुसाकर उसे भी खत्म कर देता है। जिसके बाद उन्हीं औरतों में मौजूद एक औरत ट्रक चलाते हुए दूसरे ट्रक के पास ले जाती है और सभी औरतें एक साथ अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए दूसरे ट्रक पे मौजूद सभी सोल्जर्स को खत्म कर देती हैं। इस समय कॉर्पी एक हल लेकर सीधा ब्रूनो के ट्रक पे कूद गया था। वो भी टैंक के गेट को तोड़ने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी ब्रूनो अचानक ब्रेक मारकर कॉर्पी को जमीन पे गिरा देता है और टैंक से वोल्फ निकलकर लगातार कॉर्पी की तरफ गोलियां चलाता है, मगर कॉर्पी हर एक गोली से बच गया था। अभी वो तुरंत ही टैंक पे चढ़कर वोल्फ को बुरी तरह से मारकर टैंक से नीचे गिरा देता है, जिस दौरान वो खुद भी नीचे गिर गया था। अब इस समय पर ब्रूनो चाहता तो खुद भी वोल्फ की मदद करने के लिए नीचे आ सकता था, मगर वो अपनी जान बचाकर अपने एक और साथी के साथ वहां से आगे एयरलाइन की तरफ जाने लगा। इस दौरान कॉर्पी अपने हल से वोल्फ को मारने ही वाला था, मगर तभी वहां दो नाजी सैनिक अपनी बाइक लेके आ गए, जिन्हें देखकर वोल्फ को लग रहा था कि उसकी जान बच गई है। मगर वो लोग तो कॉर्पी की शक्ल देखकर ही काफी डर चुके थे और वो कॉर्पी के बारे में अच्छे से जानते थे, इसलिए वो जल्दी से वहां से भाग गए। जिसके बाद कॉर्पी वोल्फ को बिना मारे उन नाजियों की बाइक उठाता है और ब्रूनो के टैंक का पीछा करना शुरू कर देता है। तब वोल्फ को लगता है कि खैर अब उसकी जान तो बच गई, मगर उतने में ही वहां वो सारी औरतें आ जाती हैं जिनके साथ वोल्फ और उसके साथी दरिंदों की तरह पेश आते थे और अभी वो वोल्फ को बहुत ही बुरी तरह से जान से मार देती हैं। वहीं ब्रूनो जैसे ही अपने आखिरी साथी के साथ एयरलाइन के पास पहुंचा तो वो उसको खुद ही शूट करके खत्म कर देता है और खुद पायलट के साथ उसके प्लेन से अपने शहर की तरफ जाने लगा। इसी बीच एयरलाइन पे सामने से कॉर्पी आके प्लेन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा था, मगर अब तक प्लेन भी रफ्तार पकड़ चुका था, जो बस उड़ान भरने ही वाला था। पर तभी कॉर्पी अपने हल को प्लेन की बॉडी में फंसाता है और उसके साथ हवा में आ जाता है, जिसके बाद वो प्लेन के पीछे वाले हिस्से में छेद करके प्लेन के अंदर भी आ गया था। इस बारे में ब्रूनो को पता चलने पर वो प्लेन के पीछे वाले कंपार्टमेंट के गेट को खोलता है, मगर अंदर जाते ही कॉर्पी उस पर झपट पड़ा, जिस दौरान ब्रूनो अपनी जान बचाने के लिए उस पर अंधाधुंध गोलियां चला रहा था। जिसके बाद वो कॉर्पी को बुरी तरह से मारता है। उस दौरान कॉर्पी पीटे जा रहा था क्योंकि अब तक वो काफी ज्यादा थक चुका था। किस्मत से तभी उसकी नजर पास मौजूद एक बॉम्ब पे पड़ती है जो नाजी प्लेन से गिराते थे। उसको देखकर कॉर्पी अपना दिमाग लगाते हुए उसके हुक को ब्रूनो के हाथ से बांध देता है और प्लेन के फर्श को खोल देता है, जिससे ब्रूनो उस प्लेन के साथ ही नीचे गिरने लग गया था और अभी जमीन पे टकराते ही एक धमाके के साथ उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन इतने में ही प्लेन भी अपना कंट्रोल खोने लगा था। तब कॉर्पी कॉकपिट में जाके देखता है कि पायलट मर चुका है, जो ब्रूनो की चलाई हुई गोली से मरा था। उसे देखकर कॉर्पी को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि प्लेन में पैराशूट भी नहीं था। तब कुछ सोचते हुए कॉर्पी जल्दी से सोने वाले बैग्स को जोर से पकड़ता है और खुद को प्लेन के हिस्से से कस के बांध लेता है, जिसके बाद वो प्लेन जाके एक दलदल में क्रैश हो गया। उस दौरान भी कॉर्पी की जान बच गई थी। वहीं अब तक वो औरतें जिन्हें कॉर्पी ने बचाया था वो ब्रूनो के टैंक पे वोल्फ को बांधकर अपने देश की सेना के पास ले जाती हैं और वो सोल्जर्स उन औरतों को रेस्क्यू कर लेते हैं। अब इसके कुछ समय बाद कॉर्पी एक बैंक में अपने सारे सोने को लेके जाता है। उस दौरान बैंक में मौजूद सभी लोग उसे देखकर साइड हो गए थे और अभी कॉर्पी बैंक काउंटर पे जाके बस अपने सारे सोने को पलटते हुए कहता है कि मुझे इसके बदले में पैसे चाहिए। ये सुनकर आसपास मौजूद सभी लोग उसे ध्यान से देखने लगे थे और वैसे भी आज तक उनमें से किसी ने इतना सारा सोना एक साथ नहीं देखा था। तो दोस्तों, ये थी कहानी सीसू की, जिसके बारे में आपने पूरी कहानी में सुन ही लिया है। और अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो प्लीज कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।